नमस्कार दोस्तों, मैं आज अपनी कहानी बोझ का दूसरा हिस्सा लेकर आई हूँ। मैं सीधा कहानी शुरू करती हूँ। मैंने कहानी को वहाँ छोड़ा था जहाँ पर कि नंदिनी नैना से पूछती है कि तुम्हारी माँ ने मुझे मेल क्यों किए थे शेखर की ओर से। तो नैना उसको बताती है कि वो सब मैं आपको बताऊँ उससे पहले मैं आपको शुरू से कहानी सुनाना चाहती हूँ। मेरी माँ और पापा की लव मैरिज हुई थी। मेरी माँ पापा से 5 साल बड़ी थी। मेरा एक सौतेला भाई भी है जो कि सहारनपुर में रहता है मेरे नाना नानी के पास। जब माँ को मालूम हुआ कि पापा आपसे संपर्क में रहते हैं, फ़ोन पर ही सही, माँ बहुत नाराज़ हुई। पापा ने उनको बहुत समझाने की कोशिश करी कि आप सिर्फ़ एक दोस्त हैं जिनसे कभी मुलाकात भी नहीं होती। लेकिन माँ के अंदर कुछ इनसिक्योरिटीज़ थी कि वो नहीं मानी और वो धीरे धीरे दोनों के बीच झगड़े बढ़ने लगे और धीरे धीरे माँ अवसाद की तरफ जाने लगी। पापा ने उनको बहुत विश्वास दिलाया, लेकिन जब वो नहीं मानी तो आखिरकार एक दिन पापा ने मेरे सिर पर हाथ रखकर कसम खाई कि नंदिनी से, मतलब आपसे, उनका कोई संबंध नहीं है। और तब से उन्होंने आपको शायद फ़ोन करने भी बंद कर दिए। माँ ने उस कसम का एतबार किया क्योंकि पापा मुझे बहुत प्यार करते थे। वो थोड़ा ठीक होने लगी। इस बीच पापा बीमार हो गए और वो अस्पताल में एडमिट हो गए। उनकी बीमारी जानलेवा थी। उन्होंने मुझे एक दिन अस्पताल में बुलाया और बोला, बेटा मुझे तुझसे कुछ कहना है, मैं अपने दिल का बोझ हल्का करना चाहता हूँ। मैंने कहा पापा बोलिए क्या बात है। तो उन्होंने कहा कि मैंने जो तेरी कसम खाई थी वो झूठी थी। नंदिनी के लिए मेरे दिल में कोमल एहसास थे और हैं, लेकिन तेरी माँ के वर्तमान और तेरे भविष्य के लिए मैंने वो कसम खाई। मैंने पापा को विश्वास दिलाया कि मैं कस्मों पर यकीन नहीं करती और आपने जो किया वो ठीक किया। अब आप क्या चाहते हैं मुझसे? तो पापा ने कहा कि एक चाबी है, उसको ले जाकर मेरे ऑफिस में एक अलमारी खोलना, उसमें एक डायरी है काले रंग की, उस डायरी को तू नष्ट कर देना, क्योंकि तेरी माँ अब ठीक हो रही है। ये ज़रूरी है कि तुम दोनों ठीक से रहो। पापा के जाने के बाद मैं वो डायरी अपने पास ले आई थी। और पता है नंदिनी जी, मैं आपसे नफ़रत करती थी जैसे कि माँ करती थी। मुझे लगता था कि पापा गलत हैं और माँ सही है। नैना ये सब बातें नंदिनी को सुना ही रही थी कि नंदिनी इतने विषाद में थी, थकी हुई थी कि उसको बिस्तर पर नींद आ गई। दोनों बिस्तर पर बैठे थे, उसे नींद आ गई। उसे सोते देखकर नैना भी उससे लगकर सो गई। बहुत देर बाद दरवाजे की खटखटाहट से उनकी आँख खुली तो देखा कि एक महिला आई थी दरवाजे पर और नंदिनी जी उससे गुजराती में बात करने लगी और वो एक पैकेट पकड़ाकर चली गई। नैना ने पूछा इशारों से, कौन थी? तो नंदिनी ने कहा कि ये पहले भी आई थी और तुम्हें मेरे साथ इस तरह सोते देखकर इनको लगा कि तुम मेरी बहुत ख़ास हो, तो ये तुम्हारे लिए थेपले बनाकर लाई हैं। इन्हें तुम अपने साथ रखना, ये कुछ दिन चल जाएंगे तुम्हारे लिए। ओह, आपको यहाँ सब लोग बहुत पसंद करते हैं, नैना ने कहा। नंदिनी ने कहा, हाँ मैं बहुत समय से यहाँ पर हूँ, अब ये सब मेरे परिवारजन जैसे हो गए हैं। फिर नैना कहती है कि अच्छा, पापा ने तो मुझे अपनी तरफ की बहुत सारी बातें बताई थी, लेकिन आप अपने साइड की कहानी बताइए, मैं वो भी सुनना चाहती हूँ। ये एक बोझ है जो पापा ने उतारा, मुझे दिया और मैं आपको देने आई हूँ, क्योंकि इस बोझ से आपका संबंध था। इसके बारे में जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी था।
तो मैं आपकी कहानी सुनना चाहती हूँ। अच्छा नैना, ये बताओ तुम्हारी माँ ने मुझे ईमेल क्यों किए? पता नहीं नंदिनी जी, उनके दिमाग पर एक आदर्शवाद सवार हो गया था। उनको लगता था कि उनकी वजह से, कि उन्होंने गलत समझा आप लोगों को, और पापा भी शायद उनकी वजह से गए। तो वो हर 2-3 महीने में आपको मेल करके खैर खबर देना चाहती थी कि आप एक भुलावे में रहें, लेकिन मुझे ये सब गलत लगा और एक दिन वो भी टूट गई। फिर मैंने आपसे मिलने का फ़ैसला किया ताकि मैं आपको सब कुछ बता सकूं। आप मुझे बताइए कि आपके बीच क्या हुआ था। नंदिनी ने कहा कि पिछले 11 वर्षों में तुम्हारे पापा से मेरी सिर्फ 3 बार मुलाकात हुई। पहली बार तब जब प्रगति मैदान में पुस्तक मेला लगा था और मैं बच्चों के लिए किताबें लेने गई थी, तो वहाँ मुझे तुम्हारे पापा मिले थे। वहाँ किसी हॉल में गोष्ठी चल रही थी शेर व शायरी की, और मेरे पास किताबों का बहुत बड़ा गट्ठर था। मैं अपनी थकान मिटाने के लिए वहाँ कुर्सी में बैठी थी और तुम्हारे पापा मेरी बगल में आकर बैठे थे और शेर व शायरी सुन रहे थे। अचानक किसी संदर्भ में या कुछ शेर नोट करने के लिए या किसी शायर का नाम नोट करने के लिए वो इधर उधर देखने लगे। शायद उनके पास पेन नहीं था, उन्होंने पेन मुझसे मांगा, मैंने उनको पेन दिया। वो अपने हाथ पर कुछ लिखने लगे, लेकिन वो लिखा नहीं गया। तो मैंने उनको अपनी डायरी दी, तो शेखर उस डायरी पर वो लिखने लगे। जब वो गोष्ठी ख़त्म हुई तो मुझे जाना था, तो उन्होंने मेरे किताबों का गट्ठर उठाया और मुझे प्रगति मैदान के गेट तक लेकर गए। वहाँ एक ऑटो वाले को बुलाकर उसमें बिठाया और मैंने वो डायरी उनको दी। मैंने कहा आप इसको रखिए, मुझे तो वैसे भी किताबों के साथ फ्री मिली थी। तो ये हमारी पहली मुलाकात थी। उसी डायरी पर मैंने अपना फ़ोन नंबर भी लिख दिया था। और दूसरी मुलाकात हुई थी हमारी, इत्तेफाक से हुई थी। चेन्नई एयरपोर्ट पर हम अपनी कनेक्टिंग फ़्लाइट का इंतज़ार कर रहे थे, तो बाई चांस मुलाकात हुई। वहाँ हमने 2-3 घंटे साथ बिताए और लाउंज में ही बात करते रहे, चाय कॉफ़ी पीते रहे। और तीसरी मुलाकात हमारी तब हुई जबकि दिल्ली में ही हमारा कोई सेमिनार था जिसे कि तुम्हारे पापा की कंपनी स्पॉन्सर कर रही थी। तो अपनी कंपनी की ओर से तुम्हारे पापा आए थे और अपने ग्रुप की ओर से मैं आई थी। तो वहाँ 2 दिन साथ समझने का मौका मिला। हमने चाय कॉफ़ी लंच डिनर वगैरह साथ खाए थे ग्रुप में। बस तीसरी मुलाकात ये थी, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। नैना पूछती है, एक बात बताइए, जब मैंने आपसे आपके दोस्तों के नाम पूछे, आपने बहुत सारे नाम गिनाए लेकिन पापा का नहीं, क्यों? नंदिनी कुछ बोल नहीं सकी। तो उसके बाद नैना डायरी निकालती है, कहती है ये है वो डायरी, आप अगर इसको आप तो पढ़ सकेंगी इसको, आप पढ़िए, मैं सुनना चाहती हूँ क्योंकि मैं ठीक से नहीं पढ़ पाई। तो नंदिनी डायरी को खोलती है। डायरी के पहले ही पन्ने पर लिखा था मेरी जे, कैपिटल लेटर में जे लिखा था। तो नैना पूछती है जे क्या है? नंदिनी कहती है मुझे कोई आइडिया नहीं है कि क्या है ये। तो उसने कहा जो भी है ये आपसे संबंधित है, क्योंकि अगर ऐसा ना होता तो पापा मुझे ये डायरी नष्ट करने के लिए नहीं कहते। खैर, नंदिनी ने डायरी खोली, उसमें जहाँ तहाँ शेर व शायरी थी। कुछ तो बड़े शायरों के शेर लिखे थे, वो तो स्पष्ट नज़र आ रहे थे, और कुछ तुकबंदियाँ शेखर ने की थी जो कि बेइंतहा बचकानी थी, तुकबंदियाँ थी बस। तो उनको नंदिनी एक एक करके पढ़ने लगी और
नैना बड़ी दिलचस्पी से सुनने लगी। तो सुनते सुनते 2 शेरों पर वो आई। एक शेर था, मैं आपको पढ़ के बताऊं। जादूगरी है तेरी हर बात में, तुझको सोचूं कि तुझको याद करूं। नीचे लिखा था फॉर जे जे। उसके बाद एक और था, जब झटकती हो बाल तो कमाल करती हो, जादूगरनी जी मेरा बुरा हाल करती हो। तो नैना कहती है, रुकिए रुकिए नंदिनी जी, इस शेर को दोबारा पढ़िए। तो नंदिनी दोबारा पढ़ती है, जब झटकती हो बाल तो कमाल करती हो, जादूगरनी जी मेरा बुरा हाल करती हो। हाँ, नैना हंसती है, कहती है मैंने जे को डिकोड कर लिया। वो पूछती है कैसे, बताओ। तो वो कहने लगी कि जरूर पापा आपको जादूगरनी जी कहते होंगे, जे उसी का शॉर्ट फॉर्म है। नंदिनी हैरान हुई, अच्छा हाँ शायद, हो सकता है, हो सकता है। उसके बाद नैना के जाने का वक्त हुआ। नैना ने कहा पापा ने आपको जादूगर बुलाया था और मैंने वो जादू खुद भी महसूस किया है। आज से मैं भी आपको जे ही कहूँगी। आई लव यू जे। फिर जाने का वक्त आता है और वो दोनों बाहर निकलते हैं। बाहर बहुत बड़ा लॉन था जिसमें कि बहुत, क्योंकि गुजरात में जनवरी में अच्छा मौसम होता है, ज़्यादा गर्मी नहीं होती, तो बहुत फूल थे। आश्रम के ही कई लोग जो बागवानी में दिलचस्पी रखते हैं, वो लोग उनकी देखभाल कर रहे थे। उन्हीं में से एक मेहता साहब आए और एक फूल का एक छोटा सा गुच्छा लेकर, और उन्होंने नैना की ओर बढ़ाया, ये तुम्हारे लिए। नंदिनी ने नैना से लेने को बोला। नैना अभिभूत हुई, ये गुलदस्ता मेरे लिए? हाँ नंदिनी जी हमारी बहुत प्यारी बहन है, मेहता जी बोले। ओह शुक्रिया। फिर अब नंदिनी के और नैना के अलग होने का समय आया। तो अब नैना को जाना था। उसने नंदिनी को कसकर गले से लगाया और कहा कि मैं अब चलती हूँ जे, लेकिन कभी मेरी ज़रूरत हो तो मुझे फ़ोन करना, कभी आप अपने आप को अकेला नहीं समझना। और नैना चली जाती है। कुछ देर वहीं बैठकर नंदिनी अपने रूम में वापस आती है और डायरी को अपनी गोद में लेकर बैठती है। डायरी के ऊपर हाथ फेरती है और फिर एक वाक्य उसके मुंह से निकलता है कि शेखर, मैं तो बहुत पहले ही समझ गई थी, लेकिन तुम नहीं समझे। यही थी आज की कहानी। तो दोस्तों, मैं आपको कहना चाहती हूँ, मैं हर कहानी को एक ऐसे मोड़ पर लाकर छोड़ती हूँ कि दर्शक अपनी कल्पना से उसके बारे में कुछ सोचें, क्योंकि कागज़ पर जो मैंने लिखा है वो मेरी अपनी सोच है। प्यार अपनी सीमा में मर्यादा के अंदर रहता है तो आदर्श रहता है, क्योंकि प्यार और जलन दोनों ही चीज़ें मनुष्य की एक स्वाभाविक इंस्टिंक्ट है, लेकिन इनको कंट्रोल करना अपने हाथ में है। त्याग नाम की चीज़ तो आजकल गायब हो चुकी है और जलन हर रिश्ते में बैठ गई है। हमें हर किसी को एक बेनिफिट ऑफ डाउट देना चाहिए, वरना ज़िंदगी मुश्किल हो जाती है। मनुष्य का भावना का संसार असीम है, अनंत है। कहाँ कहाँ तक खोजिएगा, कहाँ कहाँ तक उसका पीछा कीजिएगा। आज की कहानी यहीं ख़त्म करती हूँ।
मुझे बताइएगा कि आपको कैसी लगी। नमस्कार। मुझे तुमसे मोहब्बत है, मगर मैं कह नहीं सकता, मगर मैं क्या करूं, बोले बिना भी रह नहीं सकता। मुझे तुमसे मोहब्बत है, मगर मैं कह नहीं सकता।